Hello friends, I am Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani. In this video, we are going to discuss the provisions given under Order 38 of Civil Procedure Code about arrest before judgment. Arrest before judgment क्या है यह आज हम देखेंगे. Order 38 deals with arrest before judgment. The general rule is that, or generally it happens that the decree holder, he obtains a decree against the judgment debtor and make provisions or make efforts for execution of the decree. डिक्री होल्डर डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ एफर्ट्स लेता है या फिर डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए कभी कभार जजमेंट डेटर जो है उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है. यह सब जनरली होता है डिक्री पास होने के बाद में. बट यहाँ पे हम देखेंगे कभी कभी डिक्री जो है, अरेस्ट जो है वो जजमेंट के पहले ही आता है. ऑर्डर 38 में ऐसे सर्कमस्टांसेस दिए हैं. ऐसा क्यों है? वाई देयर इज अ प्रोविजन अबाउट अरेस्ट बिफोर जजमेंट. द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज टू एनेबल प्लेंटिफ टू रियलाइज द अमाउंट ऑफ डिक्री. कभी कभी अगर प्लेंटिफ डिक्री एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है या फिर उसे लगता है कि जब डिक्री पास होगी लेकिन वो डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में वो चाहता है कि कोर्ट जो है डिफेंडेंट को जजमेंट के पहले ही अरेस्ट करे. इफ द प्लेंटिफ feels that the defendant will defeat execution of decree, in such situation also the plaintiff can apply for arrest of defendant before judgment. डिफेंडेंट जो है डिक्री अगर एग्जीक्यूट ना कर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे कि जिसकी वजह से डिक्री एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो ऐसे सिचुएशन में प्लेंटिफ जो है डिफेंडेंट को जजमेंट के पहले ही अरेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन कर सकता है. वेरी रेयर रेमेडी इज इट, और इट इज वेरी रेयरली द कोर्ट पासेस ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट. ऑर्डर 38 में ग्राउंड्स दिए हैं कि कब कोर्ट अरेस्ट बिफोर जजमेंट की ऑर्डर पास कर सकता है. अरेस्ट बिफोर जजमेंट इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरिम ऑर्डर. यह एक प्रकार का इंटरिम ऑर्डर है. तो कौन सा सिचुएशन है? तो पहला है अगर डिफेंडेंट का इंटेंशन ऐसा है कि प्लेंटिफ को वो सूट में देरी करे या फिर डिले करे और कोर्ट की कोई प्रोसेस जो है वो अवॉइड करने की अगर डिफेंडेंट कोशिश करता है या फिर डिक्री उसके डिफेंडेंट जो है डिक्री एग्जीक्यूट ना हो इसके लिए ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है या फिर डिले जब करता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है इवन बिफोर जजमेंट. जजमेंट होने के पहले ही डिफेंडेंट को अरेस्ट करने के लिए कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है. ये हुआ एक. अब नेक्स्ट सर्कमस्टेंसेस या फिर अदर ग्राउंड्स बाय विच द कोर्ट मे पास अरेस्ट बिफोर जजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट बिफोर जजमेंट अगेंस्ट द डिफेंडेंट. अगर डिफेंडेंट और द डिफेंडेंट हैज एब्सकॉन्डेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. अगर डिफेंडेंट एब्सकॉन्ड होता है या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छोड़ देता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट उसे अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर पास कर सकता है. या फिर डिफेंडेंट जो है ही इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड, वो तैयारी में है एब्सकॉन्ड होने की या फिर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन छोड़ने की फिराक में अगर है, तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है. या फिर अगर डिफेंडेंट ने उसकी जो प्रॉपर्टी है, डिफेंडेंट की जो प्रॉपर्टी वो डिस्पोज ऑफ की है या फिर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर लेके गया है, आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है
ऑर्डर पास कर सकता है अरेस्ट बिफोर जजमेंट। लास्ट ग्राउंड है, अगर डिफेंडेंट इंडिया छोड़ने के फिराक में है तो ऐसे सिचुएशन में भी कोर्ट ऑर्डर फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट पास कर सकता है। अगर कोर्ट ऑर्डर अगर पास करता है तो कोर्ट एक वारंट इशू करता है। वो वारंट इशू करने के लिए फॉर अरेस्ट ऑफ डिफेंडेंट, वो वारंट इशू करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है? तो पहली कंडीशन है द प्लेंटिफ सूट मस्ट बी बोनाफाइड। बोनाफाइड इसका मतलब हियर विथ गुड इंटेंशन एंड कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी प्राइमा फेसी अनइम्पेचेबल। जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो वजह है जिसकी वजह से, कॉज ऑफ एक्शन क्या है? वजह या फिर सर्कमस्टेंसेस है या फिर चेन ऑफ एक्शंस है या फिर चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से प्लेंटिफ को कोर्ट में आना पड़ा है, उसे हम शॉर्ट में कह सकते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ये कॉज ऑफ एक्शन हर मैटर में अलग अलग तरह से होता है। तो वो कॉज ऑफ एक्शन जो है प्लेंटिफ का वो अनइम्पिचेबल होना चाहिए। तब कोर्ट सोचता है कि वारंट इशू करना है या नहीं करना है। The court must have reason to believe that there is a real danger that defendant will remove himself or his property from the ambit of the power of the court. कोर्ट को लगना चाहिए, फिर कोर्ट का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि सही में ही डिफेंडेंट जो है वो खुद को या फिर उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है वो वारंट इशू कर सकता है। अब प्रोसीजर क्या है? द कोर्ट कैन डायरेक्ट और इशू अ वारंट। कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है या फिर खुद वारंट इशू कर सकता है और डिफेंडेंट को कह सकता है कि वो अपनी सिक्योरिटी दे दे। मीन्स अगर डिफेंडेंट अरेस्ट अवॉइड करना चाहता है, ऐसे सिचुएशन में कोर्ट में उसे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी उसके अपीयरेंस के लिए कि वो कोर्ट में जब भी बुलाया जाएगा वो कोर्ट में हाजिर होगा। इसके लिए वो एक सिक्योरिटी दे या फिर उसे अरेस्ट किया जाता है। द डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही पेज सम स्पेसिफाइड इन द वारंट। डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा अगर वो वारंट में जो अमाउंट दी जा चुकी है वो अमाउंट वो अगर कोर्ट में दे देता है या फिर वो अमाउंट जो है एज पर डायरेक्शंस ऑफ कोर्ट वो कोर्ट में डिपॉजिट अगर करता है तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, डिफेंडेंट को दो सिचुएशन में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। एक, या तो सिक्योरिटी देता है उसके अपीयरेंस के लिए या फिर वारंट में जो अमाउंट मेंशन की है उतनी अमाउंट को कोर्ट में डिपॉजिट करता है या फिर कोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग वो अमाउंट कोर्ट में या फिर डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली जहां पे भी देनी है वो दे देता है। अब सिक्योरिटी, ये क्या है? रूल 2 to 4 ऑफ ऑर्डर 38 डील्स विद सिक्योरिटी। कोर्ट जो है वारंट इशू कर सकता है लेकिन एग्जेम्पशन भी देता है डिफेंडेंट को कि वो उसके अरेस्ट के बजाय सिक्योरिटी पेश किया। अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी दे नहीं पाता है, इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, और अगर वो जो अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है वो अमाउंट भी डिपॉजिट नहीं कर पाता है या फिर दूसरी कोई प्रॉपर्टी वो सिक्योरिटी के तौर पर नहीं दे पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ये हम देखेंगे। सिमिलरली कभी कभी ऐसे होता है कि डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर। अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट के जो श्योरिटीज है दे शैल बी लायबल टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडेंट मे बी ऑर्डर टू पे इन द कोर्ट। अगर डिफेंडेंट, जैसे उसे पहले कहा गया है, अपीयरेंस के लिए उसे जब कहा जाता है, अगर वो अपीयर नहीं होता है दी गई तारीख पे, अगर डिफेंडेंट कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट जो है उसकी जगह लाइबिलिटी अब श्योरिटीज जो है उन पे आ जाती है। श्योरिटीज की लाइबिलिटी कितनी है?
कोर्ट डिफेंडेंट को जितना अमाउंट या फिर जितनी सम कहता है, जितनी अमाउंट कहेगा, उतनी अमाउंट की लायबिलिटी श्योरिटीज की हो जाएगी। अगर कभी कभी डिफेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाता है या फिर श्योरिटी नहीं दे पाता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड श्योरिटी। श्योरिटी इज पर्सन एंड सिक्योरिटी इज प्रॉपर्टी। तो अगर डिफेंडेंट जो है श्योरिटी या फिर सिक्योरिटी नहीं दे पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि डिफेंडेंट को सिविल प्रिजन में दाखिल किया जाए। कब तक? जब तक कि सूट जो है फाइनली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है या फिर अगला डिसीजन आने तक कोर्ट जो है या फिर कोर्ट डिक्री एग्जीक्यूट होने तक भी उसे सिविल प्रिजन में रखा जा सकता है। The next provision is provided which favors the defendant under section 95 of Civil Procedure Code. It speaks about compensation to the defendant. When order for compensation to defendant is issued by the court, if it appears to the court that order was obtained on insufficient grounds, ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट जो है वो उसको कॉम्पनसेशन मिल सकता है, और देयर वॉज नो रीजनेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन। In such situation, the defendant, he can make application to the court for compensation, and the court may grant reasonable compensation to the defendant for making or against an order for arrest before judgment. However, the compensation shall not exceed rupees 15,000. Thank you friends. Thank you very much.